सो दोस्तों, बहुत दिन के इंतज़ार के बाद, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं बहुत जल्दी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज वो दिन आ चुका है और आज हम अपने पहले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड भी है जिनका नाम है मनोज। और मैं चाहता हूँ कि मनोज कुछ चंद शब्दों में अपने बारे में कुछ बताए। जमीन तो चाहिए थी, युद्ध तो उस दिन भी शुरू हो सकता था। मेरे को लगता है इंग्लिश केवल एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक लैंग्वेज है, और इंटेलिजेंसी इससे बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अचानक ही ऊपर बादल फटा, नीचे पानी आना स्टार्ट हो गया और पानी भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आना स्टार्ट हो गया। और वो एक आखिरी अटेम्प्ट था जिसमें वो पानी के बाहर हमें नजर आए थे और उसके बाद वो हमें नजर नहीं आया। एक 5 साल का लड़का था जो अपने सर के ऊपर वो भी एक अटैची रख के जा रहा था। मैं और मुझे पता है कि वो 5 से 6 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद का बेटा 9 साल का है। तो उन्होंने बोला, वो मुस्कुराने लगे, ठीक है, और मुस्कुरा के उन्होंने बोला कि आप हमें कहाँ तक छोड़ेंगे, हमें तो बिहार जाना है। आप अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से ये बताएं कि आज का बच्चा जो ये वीडियो देखेगा, उसको इस सिचुएशन से डील करने में आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से सहायता कर सकता है। Hello guys, and thank you so much Rahul, first of all, that you invited me for this first video. माय प्लेजर। And so guys, my name is Manoj, and I have total experience of almost like 16 years that I have been the part of different corporates. तो जो भी कुछ सीखा है उसके बारे में ही आज मुझे लगता है कि राहुल भाई ने मुझे इनवाइट किया, उस पर ही बात करने वाले हैं आज हम। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसको सुनने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। मनोज भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आपने अपने कीमती वक्त में से ये समय निकाला। मैं ये चाहता हूँ आपसे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपने अभी तक गेन किया है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, कि आजकल मैंने बहुत सुना है और आपने भी सुना ज़रूर होगा कि लोगों के दिमाग में ना इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन किस तरीके की है कि वो एक इंग्लिश को इंटेलिजेंस का एक पैरामीटर समझते हैं, ठीक है। उनके लिए जो इंग्लिश बोल पाते हैं वो इंटेलिजेंट है, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं वो उनको उतनी ज़्यादा तवज्जो समाज में नहीं मिलती। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? राहुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूँगा कि जो आपने बोला क्या इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, क्या ये एक इंटेलिजेंसी का मेजरमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, अगर आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वो आना चाहिए, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को इस तरीके से चूज़ किया। पर सेकंड पॉइंट इसी क्वेश्चन का कि क्या इंटेलिजेंसी का ये पैरामीटर होना चाहिए या एक मेजरमेंट होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ नहीं। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आज के टाइम पे, दे स्पीक गुड इंग्लिश, बट पॉइंट इज़ जब इंटेलिजेंसी की बात आती है तो उनको ये नहीं पता होता कि अपने ब्रेन को कैसे यूज़ किया जाए। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है इसके लिए। एक बच्चा हो सकता है कि 10 ईयर्स का है एंड ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, बट द पॉइंट इज ही डज नॉट नो व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, एंड व्हाट इज द वोकैबुलरी दैट ही शुड यूज़, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब आपने इंग्लिश तो उसको सिखा दी है, उसको बोलने भी आती है, लेकिन वो सेंस बिल्ड नहीं कर रहा। तो मेरे को लगता है इंग्लिश केवल एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक लैंग्वेज है, और इंटेलिजेंसी इससे बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो आई होप कि मैंने अपना इस पे इनपुट शेयर किया, और आई एम श्योर कि जो एक्सपीरियंस आपके पास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके ऊपर कुछ ज़रूर बताएं, ताकि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मेजरमेंट होना चाहिए एक इंटेलिजेंसी का या फिर नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। साथ ही साथ में मैं उसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बोला कि इफ़ समवन इज़ वर्किंग इन सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन वेयर इन दैट लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड, तो वो, क्योंकि ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्किल है, और किसी भी काम को करने के लिए अगर एक स्पेसिफिक स्किल लगती है तो वो आपके पास होनी चाहिए, राइट। लेट्स सपोज अगर मैं किसी गैरेज में काम करता हूँ और मेरे पास गाड़ी ठीक करने की स्किल नहीं है, तो मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा। करेक्ट। वैसे ही अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है या फिर आप अपना करियर किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम में एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो उस जगह पे उस लैंग्वेज का आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ में कि अगर इसको इंटेलिजेंस का पैमाना मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसका अगर मैं बात करूँ विश्व स्तर में नाम है। राइट। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ट्रू।
और बहुत सारे इनोवेशन उस जगह से निकलते हैं, उस कंट्री से निकलते हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि वो सारा इनोवेशन और सारे जो भी बिजनेस स्ट्रेटजीज़ है, प्लानिंग है, या फिर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो वो उनकी अपनी ही लैंग्वेज में हो, राइट। तो मतलब अगर इस बात को हम ऐसे समझ करें कि इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है, अगर वो आपके काम की है, जो काम आप कर रहे हो अगर उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं भी आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज आती है। बिल्कुल। अब इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट, मैं ये बोलने वाला था क्योंकि ये कोई एक प्रोफेशनल पॉडकास्ट लोग सोच सकते हैं कि है या नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये क्रॉस क्वेश्चनिंग पॉडकास्ट होने वाला है, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राहुल आप पूछेंगे और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी आपके लिए। सो मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि आज के टाइम पे यूथ बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, दो वी वुड नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब एंड डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स टुडे, बट द पॉइंट अभी दो चीज़ें हैं या दो वर्ड्स मैं कहूँगा इंग्लिश के हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत बार ट्रेनिंग में बच्चे मेरे पास जब आते हैं दे ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, सर लेट गो और गिविंग अप। ये बहुत सिमिलर से साउंड करते हैं या इनके मीनिंग सिमिलर से साउंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनके डिफरेंसेस नहीं पता, राइट। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपके हिसाब से लेट गो और गिविंग अप क्या है, और एक इंसान को इनमें से किस चीज़ को करना चाहिए या किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अपने एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से जो भी आप इस पर डाल सकते हैं प्रकाश वो डालिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है आपने जो वहाँ से निकाला है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओके। और कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर रहा हूँ आपको क्योंकि आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को सुनने वाले हैं, उन तक ये जवाब मिलने वाला है उन लोगों को, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके का जवाब मैं दूँ, ठीक है, वो जवाब उन लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठे, लेकिन मैं जो शेयर करूँगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूँगा। बिल्कुल। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और नॉर्मली मैं अपने ट्रेनिंग में भी लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि अगर आप अब मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, राइट, और मैराथन की तैयारी करते वक्त अगर आपके पैर में मोच आ गई, यार आपको फ्रैक्चर आ गया, या लेट सपोज बुखार ही लग गया, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? क्योंकि उसने मैराथन के लिए बहुत सालों से तैयारी कर रखी थी, तो आपको क्या लगता है कि उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? यार यूजुअली लोग क्या करते हैं? सर मेरे हिसाब से प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि मुझे उस मोच का इलाज पहले करवाना चाहिए, उस फ्रैक्चर का इलाज पहले करवाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ होगी तो शायद मैं आगे मैराथन भी कर सकता हूँ। ओके, तो बस आपने जवाब दे दिया इसका। क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगेगा कि मैंने गिव अप कर दिया, तो हो सकता है कि आपने टेम्परेरी गिव अप किया हो, जिसको आप लेट गो कह सकते हो, राइट, ठीक है। सो टेम्परेरी गिव अप को आप लेट गो कह सकते हो कि इस सिचुएशन को अभी मैं जानने देता हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरी जो मेरा फोकस होना चाहिए वो मेरी अपनी मोच ठीक करना है, मेरा अपना फ्रैक्चर ठीक करना है, या मेरा अपना फीवर ठीक करना है, राइट। और उसके बाद मैं दोबारा बाउंस बैक करूं दोबारा, क्योंकि जो मेरा विजन है, जो मैं बहुत सालों से जीतते चले आ रहा था, उसको मैं एक अपनी चोट और एक फीवर से उसको मैं छोड़ नहीं दूंगा अपना सपना, ठीक है। तो जो प्राइमरी फोकस मेरा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं अपनी करंट सिचुएशन को उस लायक बनाऊं कि आने वाले समय में मैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। बिल्कुल ठीक। और आशा करता हूं कि मैं इस जवाब से आप सहमत होंगे। मुझे लगता है जो आपने एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल ठीक है, और मैं इस पे दो प्रसंग और ऐड करना चाहूँगा ताकि जो भी लोग इसको सुन रहे हैं वो इस पे क्लियर हो जाएं। सो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा हिस्ट्री में आपको, और मैं बात करूँगा उस समय की जब महाभारत हुआ था, आज से करीब 2100 BC पहले। तो महाभारत को अगर आप ठीक से देखते हैं उसमें एक वाक्य है, वो वाक्य ये है कि जब पांडवों ने अपना वनवास कंप्लीट किया और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने अधिकार की भूमि कौरवों से मांगी, और कौरवों ने मना किया तो भगवान कृष्ण दूत बन के उनके पास गए, और भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि इनके हिस्से की या इनके अधिकार की जो भी ज़मीन है इनको मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने उस प्रपोज़ल को इतना स्मॉल कर दिया कि पांडव 5 गांव के साथ भी खुश हो जाएंगे, पर दुर्योधन ने बोला कि मैं इनको एक सुई की नोक के बराबर की भी ज़मीन नहीं दे सकता,
और इसके बाद भगवान कृष्ण ने उस सभा में कुछ नहीं किया, वो वापस आ गए। अब अगर एग्जाम्पल से समझना है तो बहुत सिंपल है, ज़मीन तो चाहिए थी, युद्ध तो उस दिन भी शुरू हो सकता था जिस दिन ये प्रपोजल की बात हुई थी, लेकिन उस समय पे भगवान कृष्ण ने उसको लेट गो किया। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध एक अल्टीमेट आप कह सकते हो या फाइनल स्टेप था ज़मीन या उस अधिकार को लेने का, और उस युद्ध के बाद उन्होंने ज़मीन ली। तो उस टाइम के लिए किसी चीज़ को टेम्परेरी टाइम के लिए छोड़ देना ताकि आप बड़ा गोल अचीव कर पाएँ, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गिव अप नहीं है, इसमें सिर्फ लेट गो है कि अभी के लिए ये सिचुएशन उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही। बाय द सेम वे अगर इससे भी मैं पहले आपको लेके चलूँ थोड़ा सा, 51 सेंचुरी मतलब आज से 5100 यू नो पहले BC 50 यहाँ पे मेरा रीडिंग होगा आई थिंक। तो इससे पहले अगर मैं आपको लेके चलूँ तो 5100 BC आज से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, रामायण हुई। रामायण में अगर आप देखेंगे जब माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिया, भगवान राम ने किसी चीज़ पे गिव अप नहीं किया, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट किया, वनवास चले गए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप भरत जी को देखते हैं, जब भरत जी को ये पता लगा कि माता कैकेयी ने मेरे बड़े भैया राम के लिए वनवास का प्रस्ताव रखा और भगवान राम वनवास चले भी गए हैं, उन्होंने माता कैकेयी को ज़िंदगी भर के लिए गिव अप कर दिया, त्याग दिया। तो भगवान राम ने हमेशा लेट गो किया। और इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देखोगे तो भगवान राम के छोटे भाई भरत जी ने अपनी माता का ही त्याग कर दिया। दैट वाज गिविंग अप अबाउट दैट पर्सन और अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और मे बी अबाउट योर गोल एज वेल। तो आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। सो धन्यवाद मनोज भाई, आपने रामायण और महाभारत काल से दर्शकों को और मुझे ये समझाने की कोशिश की कि कितना महत्व है लेट गो करने का और क्या महत्व है लाइफ में गिव अप करने का। गिव अप मतलब हार जाना नहीं होता, राइट। ठीक है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी के साथ देना चाहूँगा जो कि मेरे अपनी खुद की एक्सपीरियंस की हुई स्टोरी है। तो मुझे याद है कि अभी आप लोगों को भी शायद पता होगा कि कुछ सालों पहले पहाड़ों में बाढ़ आई थी है, और बहुत सारे पर्यटक गर्मियों में गर्मी की छुट्टी मनाने खासकर मनाली या फिर कुल्लू जाया करते हैं अपने परिवार के साथ जी। तो मैं भी अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे के साथ मनाली गया था। तो वहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसा को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों के लाइफ में उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है, और इस स्टोरी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम सब ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी रिवर साइड, और रिवर साइड पार्किंग का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ टाइम पहले तक या फिर जब वहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पे पानी रहा करता है या वहाँ से बहा करता है। तो लेकिन उस वक्त जहाँ पे जब हमने पार्किंग की थी तो वहाँ पे पानी नहीं था, और हमारे जैसे ही बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे रुक के एंजॉय कर रहे थे, वो पानी को देख रहे थे, वादियों को एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। और अचानक ही ऊपर बादल फटा, नीचे पानी आना स्टार्ट हो गया, और पानी भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आना स्टार्ट हो गया। और अब लोगों को समय नहीं मिला वहाँ से निकलने का, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर हम बाहर निकले, और हमने और गांव वालों की मदद से लोगों को वहाँ से बचाना स्टार्ट कर दिया जो लोग फंस गए थे। तो उनमें से एक कपल ऐसा था जिनके फीमेल पार्टनर को तो लोगों ने बाहर खींच के निकाल लिया, लेकिन जो मेल थे उनकी तरफ हमने 2-3 बार रस्सी फेंकी और वो रस्सी को पकड़ नहीं पाए। और मैं बहुत ही खेद से ये बताना चाहूँगा कि वो रस्सी ना फेंकने का जो कारण था वो एक मोबाइल था। उन्होंने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, और हमने उनको 2-3 बार उनकी तरफ रस्सी फेंकी तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि उन्होंने मोबाइल वाले हाथ से उन्होंने रस्सी भी पकड़ ली, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल था। तो रस्सी पानी के बहाव से दूसरी तरफ चली गई और उनसे वो रस्सी छूट गई। और वो एक आखिरी अटेम्प्ट था जिसमें वो पानी के बाहर हमें नज़र आए थे, और उसके बाद वो हमें नज़र नहीं आए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर वो उस वक्त उस क्षण अपने मोबाइल को लेट गो कर देते तो आज वो अपने परिवार के साथ होते। तो एक क्षण में लिया हुआ डिसीजन कि क्या मुझे उसको होल्ड करके रखना है या फिर मुझे उसे छोड़ देना है, वो आपका आने वाला जीवन उस पर निर्धारित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम बात कर भी रहे थे इंटेलिजेंसी की कि मेजरमेंट ऑफ कि इंग्लिश होना चाहिए। हाँ। ये है इंटेलिजेंसी। एग्जैक्टली। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं। सो आफ्टर दैट इंसिडेंट व्हेन मी एंड माय वाइफ वी डिस्कस द एंटायर इंसिडेंट विद
his family. So he was working into the multinational company. That guy was working into the multinational company and serving the company at the very top notch level. So I am connecting the dots where we have started. I mean, intelligence is important or the language is important. It has nothing to do with the language. Right. So वहाँ पे उनका presence of mind काम करता कि फ़ोन दोबारा लिया जा सकता था, डेटा दोबारा रिट्राइव किया जा सकता था, लेकिन जीवन की दुनिया में रीटेक नहीं होते ना। नहीं होते, वही है। बिल्कुल। तो मनोज, अब मैं चाहता हूँ कि हम अपने वार्तालाप को एक दूसरे स्तर पे ले चलें, और आप से मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा जो कि आज के टाइम का सबसे प्राइम टॉपिक है। अभी के टाइम में 12th के या 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, और आज की जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गए हैं, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है उनको लोगों को मापने का पैमाना जो है ना वो इस तरीके का हो गया कि अगर बच्चा फर्स्ट या सेकंड आ रहा है या थर्ड आ रहा है तो भी वो कुछ जीवन में कर सकता है। अगर उसके कुछ इस तरीके के पोजीशन नहीं आ रही उसकी क्लास में तो उसका अस्तित्व नहीं है, और वो इतना ज़्यादा उसको डिमोटिवेट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा इतना प्रेशराइज्ड किया जाता है। सो आप अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से ये बताएं कि आज का बच्चा जो ये वीडियो देखेगा, उसको इस सिचुएशन से डील करने में आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से सहायता कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई वुड से कि इट्स यू नो द टॉप नॉच क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एज वेल। मैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से तो इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस टाइम मैंने एजुकेशन की थी उस टाइम पे पेरेंट्स को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। उनको ये फ़र्क पड़ता था कि बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। बट दो वी वर नोइंग कि यार इंपॉर्टेंट है स्टडीज़ करना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि दैट आई वॉज अ टॉपर ऑफ द क्लास ऑफ द स्कूल, बट ठीक है, बट मैनेजेबल मार्क्स हमेशा आ गए, और घर वालों को ये लगता था कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, एंड आई बिलीव दैट द थिंग्स आर गोइंग वेल। तो जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, आज के टाइम पे ये जो कंपटीशन है या जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करे, क्योंकि पेरेंट्स ने इसको कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन के साथ कनेक्ट कर लिया है। अगर मेरे बच्चे ने अच्छा स्कोर नहीं किया तो पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बदनामी होने वाली है सोसाइटी में, और इस चक्कर में कई बार पेरेंट्स अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं और बच्चे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं या इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि उसको लगता है कि अगर मैंने 95% या 98% स्कोर नहीं किया तो मैं तो मतलब कहीं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे पेरेंट्स को ज़्यादा समझदार होना चाहिए और उनको ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, और इसको अपनी रेपुटेशन के साथ कनेक्ट ना करें। वो जो स्टूडेंट है जो अभी तक 10th क्लास में पहुँचा है या 12th क्लास में पहुँचा है, उसका प्रोग्रेस उसके पेरेंट्स ने अभी तक देखा है, राइट। और व्हाट इफ़ कि अगर उसने थोड़ा कम स्कोर किया, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो 10th और 12th में क्या स्कोर कर रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लाइफ में क्या कर पाता है। और आप बहुत बार देखोगे कि जिन लोगों ने टॉप नहीं किया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोग जाके IAS IPS बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार मार्क्स सिस्टम इज़ समथिंग जो कि होना तो इम्पॉर्टेंट है, बट साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि मतलब उसको स्टूडेंट को इतना प्रेशराइज कर देना पेरेंट्स के थ्रू या फिर सोसाइटी के थ्रू इज़ नॉट लॉजिकल, क्योंकि इतने सारे सुसाइड केसेस हमने न्यूज़ में देखे हुए हैं पास्ट में, और गवर्नमेंट ने भी अपने पूरे मेजरमेंट्स किए होंगे अपने अपने लेवल पे कि किस तरीके से वो कम किया जाए। लेकिन मेरे को लगता है गवर्नमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव इस पर अगर किसी को एक्शन लेना है तो वो पेरेंट्स और सोसाइटी का है। तो माइंडसेट शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन द मार्क्स व्हाट द स्टूडेंट इज गेटिंग इन द एग्जाम्स। The mindset should be focused on that what he really wants to be, and the parents should stand by with this student. But that is what my thought is, but I'm sure आपने पढ़ाई की है, आप भी एक अच्छी कंपनी में भी इस टाइम पे काम कर रहे हैं, राइट? What's your take on this? What you think about it? Okay, so for I mean, I really would like to say many things on this topic because I do have a kid, and I am a kind of person who do not prefer to put pressure on the kid, right? And the very most important thing in nowadays, and the parent should have understand this, that what your kid wants to become, right? That is more important, right? It has nothing to do with the studies. We have n number of examples wherein the people who are doing well enough in their life, they have not even cleared their 10th exams. I would like to give an example here. Mr. Tendulkar,
राइट। करेक्ट। सो आप से उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में कि आप जिस भी काम को करें उसको बहुत ही शिद्दत से करें, उस काम के साथ प्यार करें। देखो जब तक वो काम करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या फिर आज का जो बच्चा है, बिल्कुल, वो अपने उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एक्सेल कर ही नहीं पाएगा। वेरी ट्रू। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना डालें, उनको खुल के जीने दें। उनका जो ट्रू पोटेंशियल है वो आगे आने वाले समय में वो निकल कर आ जाएगा। बस आपको उनको सपोर्ट करना है, साथ ही साथ में बस उनको बुरी संगतों से बचाना है आपको, ठीक है, और एक अच्छे संस्कार देने हैं। अगर ये 2 काम हमने कर लिए तो समझ लिए एक हम सक्सेसफुल पेरेंट्स बन चुके हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, सो आई एम श्योर कि पेरेंट्स आपकी एडवाइस ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चा या स्टूडेंट उन्हीं की फैमिली का है, और आपने जो ये वैल्यूएबल एडवाइस दी है, आई बिलीव कि सबको इस चीज़ को समझना चाहिए बिल्कुल और फॉलो करना चाहिए। एंड राहुल जी, अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। अगर हम 10th 12th के बाद निकल जाते हैं, राइट, हाँ। तो उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव आता है कि अब करियर में क्या करना है। एंड मेरा सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, गोल सेटिंग। ओके। कि क्या लगता है कितना इम्पॉर्टेंट है? दो मुझे पता है, आप भी उस चीज़ पे एग्री करोगे कि यस इम्पॉर्टेंट तो है। और गोल सेटिंग, बहुत सारे पेरेंट्स जिनको इसके बारे में आइडिया होता है वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर गाइड करते हैं कि दैट यस यू शुड हैव अ गोल इन लाइफ टू अचीव समथिंग, टू बिकम समथिंग। अब अगर स्टूडेंट 12th पास है, क्योंकि आई कंडक्ट लॉट ऑफ इंटरव्यूज़, राइट, तो जब मैं बच्चे से पूछता हूँ कि व्हाट यू रियली वांट टू बी इन योर लाइफ, so my short term goal is something to get a job in this organization, and long term is something that I have still not decided. ठीक है, तो many of the people they usually say that I need to buy that car, I should have a good house, materialistic things. ठीक है, materialistic thing, right? तो आपका जवाब, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है, लेकिन साथ ही साथ में क्योंकि आप अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने आपको रोका तो नहीं? नहीं, आपने बिल्कुल नहीं रोका। तो मेरा क्वेश्चन बस यही था कि आपको क्या लगता है गोल सेटिंग अगर किसी को करनी चाहिए तो आपके क्या एडवाइसेस उस पर हो सकते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, गोल सेटिंग अपने आप में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है जिस पे मैं एक पूरे दिन बोल सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात को बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझाने में बिलीव रखता हूँ। तो मैं आज घर से निकला और मुझे आज स्टूडियो पहुँचना था, राइट। तो एक जो मैं लाइफ के छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते हैं ना, उसमें भी एक गोल सेटिंग करते हैं। करेक्ट। जैसे कि मैंने अब ये टाइम डिसाइड किया था कि मुझे यहाँ पे 4 बजे पहुँचना है, राइट। तो ये मेरी गोल सेटिंग होगी कि मुझे यहाँ पे 4 बजे आना था, ठीक है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने थे। वो स्टेप क्या थे कि मुझे एक सर्टेन टाइम पे उठना था, ठीक है, अपनी नैतिक क्रिया को कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल यहाँ निकलने के लिए रेडी होना था, ठीक है, और एक रोड पकड़कर एक ट्रांसपोर्ट मोड जो है मेरा, चाहे मैं किस चीज़ से आ रहा हूँ, ठीक है, वो डिसाइड करना था। तो मैं ऑलरेडी डिसाइड करके रखता हूँ, ठीक है। और बस मुझे पता था कि मुझे यहाँ से ड्राइव करके स्टूडियो तक पहुँचने में 40 to 50 मिनट्स लगेंगे। तो मैं आज की ही स्टोरी से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक स्टूडियो तक पहुँचने के लिए भी एक गोल सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपको जीवन में कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए गोल सेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होगी? बिल्कुल, ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? अब गोल सेटिंग का अर्थ ये इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं कि एक तो आपने अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात अगर मैं यहाँ से करता हूँ क्योंकि लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाते हैं, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ठीक है, अच्छी सुंदर लड़के से शादी हो जाए, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हों, फॉरेन ट्रिप हो, 40 के बाद एंजॉय करूं, ये तो सबको समझ आता है, ठीक है। लेकिन इसको अचीव कैसे करना है? ट्रू, ठीक है। मैं हमेशा आज की जनरेशन से ये कहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो लिखने की हैबिट डालनी है, क्योंकि पढ़ाई के बाद, स्कूल और कॉलेज के बाद ना, हमने पेन और पेपर को छोड़ देते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो पेन और पेपर का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप अपने हाथ से खुद कुछ लिखते हैं अपने बारे में, तो आप इस कॉस्मोस को, इस यूनिवर्स को कुछ मैसेज भी भेज रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आप जब वो लिख रहे होते हैं ना, तो आपके मन में ये क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता है कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगा? ठीक है। तो अब आपको इस प्रैक्टिस के बाद आपको ये करना है कि क्या ये मैं कर भी पाऊंगा की जगह आपको ये करना है कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ।
ओह। और एक एक स्टेप आपको लिखने हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट योर करियर इनटू द क्रिकेट, सो आपको क्या करना है कि आपको पहले एक एकेडमी ज्वाइन करनी है, ठीक है। उस एकेडमी में आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी है। फिर आपकी जो एकेडमी की टीम है, आपका फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि पहले आप अपना स्थान वहाँ पे बनाएं, ठीक है। साथ ही साथ में जिस स्टेट में आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि अगले 2 साल में मुझे उस स्टेट की तरफ से खेलना है, ठीक है। अगर आप अंडर 20 में खेलना चाहते हैं तो अंडर 20 में, ठीक है। अंडर 14 में खेलना चाहते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, तो आपने अपने आप को टाइम दे दिया कि साल या 2 साल के अंदर मुझे स्टेट में खेलना है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो अपने को आप रणजी ट्रॉफी हो गई, फिर IPL में सिलेक्शन हो गया, और फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है हर अगर मैं बात करूँ हर यूथ का भारत में, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है कि रिलीजन है, ठीक है। तो अगर इस स्टेप को उन्होंने टाइम टू टाइम फॉलो किया, ठीक है, तो वो ज़रूर से ज़रूर अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था कि इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग का, और मैंने क्रिकेट के साथ इसलिए एसोसिएट किया क्योंकि अभी IPL स्टार्ट होने वाले हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनमें से मुझे लगता है कि 90% लोग हैं जो क्रिकेट देखते होंगे, वो नहीं तो उनके घर में कोई ना कोई देखता होगा। तो इस एग्जाम्पल के साथ और आज स्टूडियो आने के एग्जाम्पल के साथ लोगों को आशा करता हूँ कि इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी गोल सेटिंग की। बिल्कुल। ओके, सो राहुल, इसी के साथ आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। Okay. So I was just, recalling the video that you post that you will be starting with the video session. तो उस वीडियो में आपने एंजाइटी एंड स्ट्रेस के अराउंड थोड़ी सी बात की थी, दैट यू रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट. सो अगेन आई एम कमिंग टू दैट. If you put it in this way, so I am sure that you must have some intention about it. So what is that? या क्या है जो आप बोलना चाहते थे, शायद मे बी कि आपने केवल उसको इंट्रोडक्शन करके ही छोड़ दिया? बिल्कुल, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कुछ जो वर्ड्स है ना आज के टाइम में सोसाइटी में बहुत ही नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन जब कोई उस दौर से गुजर रहा होता है या एंजाइटी से या फिर डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, वो आप बिलीव करेंगे और भगवान ना करे कि किसी ने भी इसको दोबारा इसको कोई एक्सपीरियंस करे, लेकिन अपने आप में ही बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। और मैं ही, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही उस टाइम पे, उस दौरान तो बहुत सारे लोग इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक ऐसा तबका था समाज का, आप कोविड के टाइम की बात कोविड के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय में एक वो तबका था जिसके पास रहने के लिए घर था, उसके टेबल पे रोटी थी, मतलब उसके प्लेट में रोटी थी खाने के लिए, ठीक है। टीवी पे परिवार के साथ देखने के लिए एक अच्छा माहौल था, लोग रामायण देख रहे थे, लोग अच्छे अच्छे कुजीन बनाकर खा रहे थे, ठीक है, अच्छे अच्छे पिक्चर आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे, राइट। तो मैं जनकपुरी से अपने डैड के घर जा रहा था, फ्रॉम जनकपुरी टुवर्ड्स चाणक्यपुरी, एंड इन बिटवीन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकनली हियर, अराउंड सागरपुर की बात है ये, सागरपुर की तरफ से एक परिवार जा रहा था अपने सर के ऊपर सामान लेकर, बिल्कुल, ठीक है। तो और उसमें से एक 5 साल का लड़का था जो अपने सर के ऊपर वो भी एक अटैची रख के जा रहा था। और मुझे पता है कि वो 5 से 6 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद का बेटा 9 साल का है, तो मैं पता लगा सकता हूँ देख के बच्चे को। आज के टाइम में इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि उस बच्चे की उम्र क्या रही होगी, ठीक है। और अफसोस की बात तो यह है कि उसके पैर में भी चप्पल नहीं था। तो मुझे अमूमन ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह विद इन द सिटी मूव कर रहे होंगे, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे होंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछ लिया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना आपको तो मेरे गाड़ी में स्पेस है, तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा था कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि एक तो भारी सामान, उसके बाद उसके पैर में चप्पल नहीं थे। तो उन्होंने बोला, वो मुस्कुराने लगे, ठीक है, और मुस्कुरा के उन्होंने बोला कि आप हमें कहाँ तक छोड़ेंगे, हमें तो बिहार जाना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दिन के बाद से मेरे लिए दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं रही जैसी उससे पहले हुआ करते थे। उस दिन के बाद से मैं जो भी स्टेप लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में वो लोग हमेशा घूमते हैं कि अगर
वो लोग होते राइट, या मेरे द्वारा लिया गया ये स्टेप उनकी लाइफ में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। तो जिस तरीके के हम सोशल गैदरिंग में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें का यूटिलाइजेशन हम करते हैं, राइट, रेस्टोरेंट में खाना खा के छोड़ देते हैं, ठीक है, अननेसेसरी जगह पे जहाँ पे ज़रूरत भी ना हो वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं। तो मुझे वो लगता है कि यार उस पैसों का महत्व उन लोगों के लाइफ में कितना ज़्यादा होगा। तो एंजाइटी और डिप्रेशन या बाकी सारी चीज़ें जो भी है, ये जो मिक्स फीलिंग की मैंने बात की थी उस वीडियो में, वो यही था कि मैं उस दिन के बाद से ना बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लग गया और मैं हर चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करने लगा कि यार इस चीज़ का महत्व उनकी लाइफ में क्या होगा, ठीक है, इस चीज़ का महत्व उनकी लाइफ में क्या होगा। तो ये बहुत टाइम तक मेरे साथ रहा था और आज भी कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उस जोन में चला जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उससे बाहर आने का, क्योंकि लाइफ सबके लिए इक्वल नहीं है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बिल्कुल। और आप सबका भला नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं रख सकते, ठीक है। आप एंड ऑफ द डे हम लोग इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो भगवान ने इस तरीके से हमें इस दुनिया में भेजा कि सबकी अपनी अपनी जंग है और सबको अपनी अपनी जंग को जीतनी है। बस हमें ये सोचना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी को और बेहतर जगह बनाने के लिए रहने लायक लोगों के। दूसरा, अगर मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड है जो आजकल यूथ यूज़ कर रहा है। उसका जो एक कारण जो मुझे लगता है आज के टाइम में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि यूथ के अंदर पेशेंस नहीं है। राइट। और पेशेंस नहीं होने का आप भी मेरे से इस बात में सहमत होंगे कि जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो हमारे पास 2 चैनल होते थे देखने के लिए। करेक्ट। स्टार्टिंग में शायद एक ही चैनल हुआ करता था, DD1 DD2, राइट। और उस पे भी शायद वो 8 या 9 या 10 बजे के बाद उसके पे कुछ भी आना बंद हो जाता था। राइट। साथ ही साथ में फ्राइडे को एक मूवी लगती थी और जो कि 3 पार्ट में हमें दिखाया जाता था। करेक्ट। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी कि एक 3 घंटे की मूवी हम 3 दिन में देखते थे। हमारे पास इतना पेशेंस था। अंग्रेजी गाने तो बहुत दूर की बात है, हम हिंदी गाने चित्रहार में सुना करते थे, राइट, जो कि हफ्ते में एक बार आया करता था। True. और उसमें भी लास्ट के 2 या 3 गाने होते थे, वो उस टाइम रिलीज हुए वाले यानी नए गाने होते थे, ठीक है। तो सिर्फ गानों को सुनने के लिए हम 1 हफ्ता इंतजार करते थे। एक मूवी को देखने के लिए हम 3 दिन तक इंतजार करते थे। तो हमारे पास कितना पेशेंस हुआ करता था, ठीक है। आज के जनरेशन जो एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं, बस उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया से या फिर आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें। आपकी लाइफ में ये 2 चीज़ है ना, ये 2 चीज़ हमेशा के लिए समाप्त नहीं होगी लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगी। राइट। इसको आप रिप्लेस कर दें। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको फोकस करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मनी मैनेजमेंट। करेक्ट। जहाँ पे आज के टाइम में सोसाइटी को ही नहीं, सिर्फ यंगस्टर को ही नहीं, पूरी सोसाइटी को मनी मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। करेक्ट। तो आपका तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसा मैं आपको पहले से जानता हूँ। तो मनी मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि एंजाइटी का शायद मैं आंसर दे चुका हूँ, राइट। कोविड का मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, जो कि मुझे एक नया इंसान जिसने बना दिया। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मनी मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है। चलिए, आपके ही क्वेश्चन से मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया। ओके, सो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब पैसों की बात आती है तो शायद जो नहीं भी सुनना चाहता ना वो भी सुन लेता है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई बिलीव कि एक इंसान मॉर्निंग में निकल के इवनिंग में अपने घर जा रहा है या रात को निकल के सुबह अपने घर आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न होता है पैसा कमाना, और हर इंसान किसी ना किसी वे से स्ट्रगल तो कर ही रहा है। मनी मैनेजमेंट वैसे तो बहुत वाइड टॉपिक है, एंड आई वुड नॉट बी एबल टू समराइज इट इन फ्यू वर्ड्स और मे बी इन फ्यू स्टेटमेंट्स, बट येस, कुछ चीज़ें जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को वाकई में कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो हम जिस तरीके की सोसाइटी में हैं, यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ जिसको कहते हैं फेक एटीट्यूड, एंड यू कैन से शो ऑफ। सो इंसान द वे कि मैं प्रोफेशनली एक ट्रेनर हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे को अपनी ट्रेनिंग में बहुत बार यूज़ करनी पड़ती हैं। लोग चीज़ें खरीदते हैं, 2 रीज़न होते हैं। द वन, शो ऑफ करना, एंड द सेकेंड रीज़न जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है वो होता है उस चीज़ की कमी की वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई कमी रह सकती है। बट अगर आप देखोगे इकोनॉमी पैसों से मूव करती है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द मनी दैट द पीपल स्पेंड दैट इज टुवर्ड्स समथिंग जो कि उनको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उनको फ्लॉन्ट करना है। सही। इंडिया इज अ कैप द मार्केट और द प्लेस जहाँ पे हर्ड बाइंग मेंटालिटी चलती है। एक स्टूडेंट, उसको पॉकेट मनी शायद महीने की हो सकता है 10,000 रुपये मिलती होगी, बट दिस गाय हैज़ अ फोन ऑफ 1.5 लाख रुपीज़। आईफोन का नया जो भी लॉन्च हो रहा है वो उसके हाथ में होता है, और इससे साफ पता लग रहा है द पीपल आर नॉट गुड विद मनी एंड दे हाउ टू मैनेज इट, राइट। सो एज आई सेड कि टिप्स सिंपल से हो सकते हैं कि जितनी जल्दी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट या सेव करना, सेविंग्स मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर ऑप्शंस, वो आपको अपने लेवल पे फिगर आउट करना है, क्योंकि वो सब कुछ आपके रिस्क कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। एक 20 साल का बच्चा कमाना स्टार्ट कर चुका है, अगर उसके पास रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो सकता है अगर उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो, बिकॉज ही मस्ट नॉट बी मैरिड, तो उसके पास वाइफ नहीं हो सकती, बच्चे नहीं होंगे, तो उसको बहुत सारी चीज़ों करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ही कैन फोकस अपॉन कुछ पैसा, येस, अपने इनर चाव को फील करने के लिए, फीड करने के लिए वो ज़रूर खर्च कर सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट फैक्ट, बट उसको मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ हिज मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप 40-50 साल में चले जाते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी शादी है, उसके खर्चे हैं, तो उस केस में आप शायद बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर में इन्वेस्ट ना करें, राइट। मनी मैनेजमेंट के लिए सिंपल थिंग इज़ व्हाट, आपकी सैलरी वट एवर इट इज़, राइट, वेदर इट्स 100 रुपीज़ फॉर अ डे और मे बी 50,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, आपको एक परसेंटेज डिसाइड करना होगा, और परसेंटेज का गेम कुछ भी हो सकता है, वेदर 20 और 25%, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स की तरफ हर महीने चला जाना चाहिए। जो आपके पास रिमेनिंग मनी है उससे आपको पूरा मंथ अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने चाहिए। और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शनल नहीं है, दिस इज़ अ प्रायोरिटी, एग्जैक्टली। और उसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। नॉर्मली अब देखोगे तो पीपल फॉलो द ऑपोजिट स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली। पहले पैसा आएगा, सारी चीज़ों में खर्च होगा, नेसेसरी शॉपिंग प्लस अननेसेसरी शॉपिंग, ईटिंग आउट, taking family to picnic. Again, these are the fact of your life and these are parts of your life. I'm not denying from these all things कि आपको नहीं करना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, लास्ट में जो पोर्शन बचता है ना, अब सोचते हैं इसको सेव करते हैं, और नॉर्मली होता क्या है, वो बचता नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरे को लगता है अर्ली, जितनी जल्दी आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर दें उतना बेटर है किसी यूथ के लिए। और अगर आपने आज तक नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक आदत डालनी है, और आदत आप एक पिगी बैंक खरीद के उसके अंदर डेली डिपॉजिट करके भी डाल सकते हैं। तो पहला ये है कि आप आदत डालो, डेली 10 रुपये सेव करने की आदत डालो, पर डालो, दैट्स इंपॉर्टेंट। बहुत ही धमाकेदार आज का डिस्कशन आपके साथ, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो अभी अनकवर रह गई हैं, राइट। और मुझे लगता है कि अगर मैं आपको और ज़्यादा समझ लूँ तो यो आपके जो परिवार को आपने जो कमिटमेंट दे रखी है आज के लिए, उसके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आज का दिन आप अपने परिवार के साथ और मैं अपने परिवार के साथ रेस्ट ऑफ द डे अपना एंजॉय करें, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के कंटेंट हम डिलीवर करते रहेंगे आपसे। और भी बहुत सारी बातें करनी है मुझे, मेरे पास बहुत लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। ये तो आज पहला ही वीडियो था हमारा, मेरे पास भी आपके लिए। थैंक यू। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये डिस्कशन हमारा, और इस तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम बनाते रहें तो नीचे दिया हुआ जो लिंक है प्लीज़ उस लिंक पे जाए। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल तक ले जाएगा, और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर कोई भी पर्सन क्यूरी है हमारी, अगर आपको लगता है कि हम एड्रेस करें नेक्स्ट वीडियो में, तो आप कमेंट के साथ साथ में मैं अपना और मनोज भाई का ईमेल एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आप हमें ईमेल करके भी अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।